हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ चैप्टर जिसका नाम है रीजनल एस्पिरेशन। जी हाँ, ये बहुत ही लेंदी है, इस वजह से बच्चों को डिफिकल्टी होती है और इसमें जितनी कहानियां हैं उतनी कहानी पेपर में नहीं आती। एक आधा क्वेश्चन आता है, बट वो क्वेश्चन ऐसा आता है जो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि इतना लेंदी ये चैप्टर है कि क्या याद रखें और क्या नहीं, ये समझ में नहीं आता। तो कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को समझने की। आप लोग अपने नोट्स बनाइए, बाकी मेरे नोट्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आपको जरूरत पड़े आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन। तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश के अंदर एक लंबा समय ऐसा रहा जहां पर कई सारे अलग अलग राज्यों से या मैं कहूं रीजन से ये बातचीत निकल के आई कि भाई उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए या ज्यादा पावर चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है ज्यादा पावर चाहना, ठीक है। और कई बार वो लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई कि उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि अब हमें कोई नया राज्य या ज्यादा पावर नहीं चाहिए, अब हमें अपना खुद का देश चाहिए। तो एक नंबर में पहला क्वेश्चन ये आ जाता है बोर्ड के पेपर में कि बताइए इंडिया में कौन सा वो पीरियड था जहां सबसे ज्यादा रीजनल एस्पिरेशन की राइज देखने को मिला। तो दैट पीरियड इज 1980s। गॉट इट। ये जो मूवमेंट थी ये धीरे धीरे कई जगहों पर आर्म्ड असर्शंस का इसने रोल ले लिया, क्योंकि कई जगहों पर लोगों ने तंग आके सरकार से हथियार उठा लिए और इन्हें भी सरकारों ने खूब दबाने की कोशिश की, रिप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है जी। इससे क्या हुआ, उस पूरे एरिया का पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस पूरी तरह से धाराशाही हो गया, बर्बाद हो गया। ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है कि कई जगहों पर हमने देखे हैं कि आर्म्ड स्ट्रगल चले हैं एक लंबे टाइम पीरियड तक, जहां पर लास्ट में या तो नेगोशिएशन हुई है, सेटलमेंट हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ है और इन मूवमेंट्स को कोई ना कोई एक मेन ग्रुप लीड करता है। ठीक है, हम लोग अभी आगे देखेंगे कई सारी कहानियों में, जैसे मिजोरम के अंदर, आसाम के अंदर, है ना, एक पर्टिकुलर कोई ना कोई ग्रुप होगा जो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहा होगा और फाइनली जाके यही होता है कि उस ग्रुप के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ये जो अकॉर्ड है, जो भी एग्रीमेंट है, अकॉर्ड का मतलब बेटा एग्रीमेंट लिख लेना, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट हो रहा है, ये एग्रीमेंट पहुंचने में कई टाइम लग जाता है, काफी टाइम लग जाता है। डायलॉग होती है इसके अंदर और कोशिश की जाती है कि जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते रहते, ठीक है। लेकिन ये जो अकॉर्ड तक पहुंचने का सिलसिला है ये एक दिन में नहीं होता, कई साल लग जाते हैं अपने डिमांड मांगते मांगते और उन डिमांड पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स आते आते। अब सबसे पहले दो क्वेश्चन है जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और पेपर में स्टोरीज की बजाय जिन पे बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जो अपने आप बच्चे जो पूरा इतना पढ़ के जा रहे हैं उनके लिए बड़ा शॉकिंग होता है कि उन्होंने पढ़ा कुछ आया कुछ। तो मैंने ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को बना दिया है ताकि आप लोग इन्हें पढ़ के याद करके जा सको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, इन व्हाट सेंस द इंडियन अप्रोच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन एडॉप्टेड इन मैनी यूरोपियन कंट्री। इंडिया ने ऐसा क्या किया, इंडिया की अप्रोच क्या है जो यूरोप की नहीं है। किसको लेके? कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके। यूरोप के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी को एक खतरे के तौर पर देखा जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हम इसे खतरे के तौर पे नहीं देखते क्योंकि आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। और हम सब कैसे मिलके साथ रह पा रहे हैं, अगर हम आपस में खतरे एक दूसरे को देखते तो ऐसे रह ही नहीं पाते कभी भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर हमने कभी भी किसी के राइट्स को डिनाई नहीं किया। हमने हर तरह के ग्रुप को, चाहे वो कोई भी रीजनल ग्रुप हो या लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, हमने उसके राइट्स को हमेशा माना है और उसे भी अपने कल्चर के तौर पर देखा है। इंडिया ने हमेशा ये डिसाइड किया कि हम लोग एक यूनाइटेड सोशल लाइफ के तौर पर जिएंगे। हमारी जो डिस्टिंक्टिवनेस है, जो हम अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जो कल्चर हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है जिसे हम लोग यूनिटी और डाइवर्सिटी का नाम देते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है। इसलिए इंडिया का जो नेशनलिज्म है उसमें हमेशा इसे बैलेंस करके रखने की कोशिश की गई है, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में जैसे फ्रांस है तो वहां पे सारे फ्रेंच लोग ही रहते हैं मैक्सिमम, और उनका नेशनलिज्म भी फ्रेंच लोगों से आता है, ठीक है। वहीं पर आप जर्मनी देखोगे तो जर्मन लोग अपने आप को कहते हैं, वो लोग दूसरे कल्चर के प्रति वो लोग उतने टॉलरेबल नहीं है। आप लोग कई बार सुनते भी होंगे कि ब्रिटेन में कोई हिंसा हुई है नस्ल के नाम पे, रेस के नाम पे, है ना, अमेरिका में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है, तो वो लोग इन्हें बहुत अच्छे से नहीं देखते कि बाहर के कोई लोग आके हमारे यहाँ रह रहे हैं। जबकि इंडिया में हम लोगों ने शुरुआत से बाहर के लोगों के साथ, कोई भी कहीं से भी आया है, हमने उसका स्वागत किया है और हम लोग डाइवर्सिटी के साथ रहना जानते हैं, उसे पहचानते हैं।
तो इस वजह से इंडिया का जो अप्रोच है डाइवर्सिटी को लेके वो बिल्कुल अलग है जो हम यूरोप के अंदर देखते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार रिपीटेडली आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि व्हाई डिड इंडिया एडॉप्ट अ डेमोक्रेटिक अप्रोच। ये जो अप्रोच की हमने ऊपर बात की, ये इंडिया ने क्यों एडॉप्ट की है डाइवर्सिटी से डील करने के लिए। तो सबसे पहली बात, इंडिया में के अंदर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, हर कोई अपनी बात रख सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये डेमोक्रेसी अलाउ करता है। हम उन्हें एंटी नेशनल के तौर पर नहीं देखते। अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, चाहे वो बात हमारी बात से अलग हो, हम उन्हें एंटी नेशनल के तौर पर नहीं देखते। हम देखते हैं कि भाई ये भी हमारे देश का नागरिक है, अगर ये किसी बात से हमसे नाराज है तो अपनी बात पूरा करे, हमें बताए और उसके सॉल्यूशन निकालेंगे हम। उसी के साथ साथ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो होती है वो मदद करती है रीजनल इश्यूज को उठाने में। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, मान लीजिए राजस्थान में पानी की इशू है, तो उस इशू को एडुकेट अटेंशन प्रोवाइड करती है कौन? डेमोक्रेसी। और हम ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिन पॉलिसी में हम उन पर्टिकुलर रीजन के इश्यूज को क्या कर पाए? एकोमोडेट कर पाए, अपने साथ लेके चल सके। ऐसा जो अरेंजमेंट है उसके अंदर कई बार बहुत सारी टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी इन सबसे बड़ा क्या है? नेशनल यूनिटी, देश की एकता। और जब भी एकता की बात आती है हम सब एक हो जाते हैं। हमारी जो रीजनल डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग होने के बावजूद हम लोग एक हो जाते हैं और हम लार्जर नीड को देखते हैं कि नेशन को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए, और उसके लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। देयरफॉर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कई बार हमें देखने को मिलता है रीजन के इशू पर, राइट्स को लेके, कई बार उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस को कि भाई हम तो आपके देश का पार्टी नहीं है, बट इन सारी चीजों की डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट करता है। और इसीलिए इंडिया की ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है जिससे हम लोग हर किसी के साथ मिलजुल कर रह पाते हैं। क्लियर है साहब? अब आते हैं सीधे कहानियों पर। तो आ जाइए पहली कहानी पे आते हैं। पहली कहानी जो है हमारी वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहले एक बार जम्मू कश्मीर का मैप देख लो आप, क्योंकि मैप चेंज हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा लद्दाख है और एक हिस्सा जम्मू कश्मीर है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लद्दाख कौन सा जम्मू कश्मीर। तो बड़े वाला लद्दाख है और छोटे वाला जम्मू कश्मीर है। ठीक है जी, पेपर के अंदर कई बार अलग अलग तरीके से मैप में भी मार्क्ड आता है ये, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने आपके सामने ये बता दिया है, मैप भी आपको दिखा दिया है। क्लियर है जी? अब आगे आते हैं। अब समझिए क्या क्या प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, और आप लोग जो अखबारों में टीवी पे सुनते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, वहां ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोग परेशान हैं और वहां तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर जो है उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, अब ये खत्म हो गया है, अंडर आर्टिकल 370। ठीक है जी, आर्टिकल 370 के बावजूद जम्मू कश्मीर में लगातार हमें वायलेंस देखने को मिलती है, टेररिज्म देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और कई तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। वहां पर इनोसेंट लोग कई जान गंवाते हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सनल जान गंवाते हैं, और कई सारे मिलिटेंट्स को भी मारा जाता है। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिला, आपने सुना होगा कि कश्मीर वैली से एक टाइम में कश्मीरी पंडित वहां रहते थे, जिन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वैली से निकाल दिया गया सिर्फ धर्म के नाम पर। ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे जम्मू कश्मीर टॉपिक के अंदर। तो समझिए, जम्मू कश्मीर को बिल्कुल जीरो से शुरू समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके दिमाग में जम्मू कश्मीर को लेके बातें हैं उन्हें निकाल दीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 एरिया हैं मेजरली। ठीक है, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लद्दाख। जब मैं जम्मू कश्मीर बार बार बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए मैं तीनों एरिया की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ भी हैं, प्लेन्स भी हैं। ठीक है, वहां हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कश्मीर वैली की, तो जो कश्मीर रीजन है उसके अंदर मेनली कौन लोग हैं? कश्मीर में ज्यादातर कौन है? कश्मीरी मुसलमान हैं। बाकी वहां पर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, बाकी भी हैं, बट मेनली कौन है? कश्मीरी मुस्लिम। वैसे ही अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में ज्यादातर आपको कौन दिखाई देगा? हिंदू दिखाई देंगे। वहीं पर मैं बात करूं लद्दाख की, तो लद्दाख में कौन दिखाई देंगे? ज्यादातर बुद्धिस्ट दिखाई देंगे आपको और मुस्लिम दिखाई देंगे।
ठीक है जी। बट ऑल ओवर अगर मैं सारे रीजन की बात करूं तो आपको कौन दिखाई देंगे? सबसे ज्यादा मुस्लिम आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ऑल ओवर जो स्टेट की पॉपुलेशन है वो वहां पर मुस्लिम जो है वो ज्यादा है। बात क्लियर है? इसी वजह से ये मुद्दा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत लंबे टाइम से अटका भी हुआ है। अब समझते हैं आगे की प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, क्या हुआ। 1947 में जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है जी। 1947 से पहले, माफ कीजिए। इसका जो राजा था उसका नाम था महाराजा हरि सिंह। अब नाम से पता चल रहा है राजा हिंदू है और पॉपुलेशन मुस्लिम है। और जो राजा है वो ना तो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ मर्ज होना चाहते थे। वो चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले जम्मू कश्मीर को, यानी एक अलग देश बनाना चाहते थे काइंड ऑफ। लेकिन जो पाकिस्तानी लीडर्स थे वो मानते थे कि कश्मीर उनका होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी किसकी है? मुसलमानों की है, मुस्लिम्स की है। बट दिस इज नॉट हाउ द पीपल ऑफ द स्टेट देमसेल्व्स हो। लेकिन वहां के लोग अपने आप को हिंदू मुस्लिम से अलग देखते हैं। वो लोग अपने आप को सबसे ऊपर कश्मीरी के तौर पर देखते हैं, और उनका जो इशू है, द इशू ऑफ रीजनल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर इज द इशू ऑफ कश्मीरियत, इज द इशू ऑफ कश्मीरियत। तो वो अपने आप को कश्मीरियत के तौर पर देखते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इस स्टेट में एक नेता थे जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। याद रखना यह नाम, ठीक है, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला की पार्टी का नाम क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये महाराजा से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन ये पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला इवन नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी वो एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, और इन्होंने एक बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस के साथ इनके ताल्लुकात रहे थे। शेख अब्दुल्ला खुद नेहरू के पर्सनल फ्रेंड भी थे, ठीक है जी, और कांग्रेस के कई सारे और नेताओं के भी अच्छे खासे दोस्त थे, जानकार थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने मौका देखा और जम्मू कश्मीर को कैप्चर करने के लिए कुछ ट्राइबल इनफिल्ट्रेटर्स को कश्मीर के अंदर भेज दिया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये मैंने बना लिया कश्मीर, और पाकिस्तान ने यहां से किसको भेजा? ट्राइबल इनफिल्ट्रेटर्स को भेज दिया हमला करने के लिए। अब महाराजा डर गए, क्योंकि महाराजा के पास इतनी सेना थी नहीं। तो महाराजा ने इंडिया को कॉल किया कि भाई हमारी मदद कीजिए। इंडिया ने कहा हम आपकी जमीन पर कैसे आ सकते हैं? आप तो हमारे साथ कोई एग्रीमेंट करना नहीं चाहते। अगर आप हमारे साथ एग्रीमेंट करने को तैयार हैं तो हम अपनी सेना भेज देते हैं। महाराजा तुरंत एग्री हो गए और महाराजा ने मर्जर एग्रीमेंट, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहते हैं, इस पर साइन कर दिया। और इंडिया ने अपना मिलिट्री सपोर्ट भेजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स थे, उनसे लड़ने के लिए, ठीक है जी। तो यहां से कौन आ गए? यहां से आ गई इंडियन आर्मी। अब क्या हुआ? पाकिस्तान जो है, अब क्या हुआ? यह मामला चला गया यूएन के अंदर। कई लोग नेहरू पे इल्जाम लगाते हैं कि नेहरू को उस टाइम यूएन नहीं जाना चाहिए था, हम लोग इस मैटर को खुद सॉल्व कर लेते। बट जो हुआ वो हुआ। नेहरू यूएन चले गए, और यूएन के जाने से यूएन बीच में आया और उसने कहा सीज फायर, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाओ। और इससे क्या हुआ? कश्मीर का एक बड़ा पार्ट पाकिस्तान के हाथों चला गया। यानी ये पूरा जो एरिया है जिसे मैं डार्कन कर रहा हूं, ये पूरा एरिया किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास चला गया। आज भी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसे पीओके कहते हैं, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो एक साइजेबल एरिया, एक बड़ा एरिया इस स्टेट का ऑक्यूपाई करता है, कंट्रोल करता है। इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ले जाया गया। अब यूएन ने इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन निकाला 21 अप्रैल 1948 को, और यूएन ने कहा हम 3 स्टेप फॉर्मूला दे रहे हैं, इसके जरिए अगर इसे फॉलो किया जाएगा तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्यूशन था? सॉल्यूशन था कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को पीछे करे, ठीक है, कश्मीर से निकाले, पहला। दूसरा, इंडिया अपनी आर्मी को पीछे करे, कश्मीर से निकाले, ठीक। तीसरा, अब हम वहां पर कराएंगे यूएन की देखरेख में, वहां पर होगा एक प्लेबिसाइट, यानी एक तरह की वोटिंग,
एक तरह की वोटिंग, और हम लोगों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। हम लोगों से पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, फ्री और इंपार्शियल मैनर में। जो लोग कहेंगे वैसा हम लोग कर देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी आर्मी हटी होगी या क्या इंडियन आर्मी हटी होगी? नहीं हटी। इसी वजह से ये मुद्दा आज भी बना हुआ है। तो यूएन इसमें कुछ नहीं कर पाया। ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ था इस पे कोई प्रोग्रेस आगे नहीं हुई। अब बात करते हैं वापस स्टेट की पॉलिटिक्स पे। अब शेख अब्दुल्ला जो है, राजा हट गया, मर्जर एग्रीमेंट हो गया है। जो शेख अब्दुल्ला है वो जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बन गया। उस टाइम सीएम नहीं होता था, वर्ड यूज करते थे हम पीएम। तो जम्मू कश्मीर का पीएम बन गए कौन? शेख अब्दुल्ला। कब बने? मार्च 1948 में। कब बने? मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला पीएम बन गए। कहां के? जम्मू कश्मीर के। ठीक है। और इंडिया ने एग्री कर लिया कि हम जम्मू कश्मीर को ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे अंडर आर्टिकल 370। ऑटोनॉमी मतलब जम्मू कश्मीर का जैसे अपना झंडा होगा, जम्मू कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इंडियन पार्लियामेंट की कोई भी अगर उससे लॉ पास हुआ है तो वो सीधे जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा, पहले उसे जम्मू कश्मीर की असेंबली से पास होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है तो वो सीधे जम्मू कश्मीर पे इंप्लाई नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की असेंबली उसे पहले देखेगी और फिर उस पर कुछ काम होगा। ठीक है। तो ये सारे जो कानून है, इसके अलावा एक कानून ये भी था कि जम्मू कश्मीर में कोई और पर्सन जाके जमीन नहीं खरीद सकता, कोई भी इंडियन भी नहीं खरीद सकता। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेंगे। लेकिन ये कानून और भी कई स्टेटों में है, नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेटों में है, महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर है, हिमाचल में कुछ लैंड है उसके ऊपर है, तो ये और भी जगह पर है। ये उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा था। तो इंडिया ने जम्मू कश्मीर को थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी, और यही बात कई सारे पॉलिटिकल नेताओं को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगने लगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे पहले ही पाकिस्तान की नजर है और हमें जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी नहीं देनी चाहिए। अगर हम उसे ऑटोनॉमी दे रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे पाकिस्तान का क्लेम जम्मू कश्मीर पर और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट। अब क्या है आगे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स तब से ही कंट्रोवर्शियल बन गई है और कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी इसके अंदर आ गए। इंटरनल की जड़ क्या है? आर्टिकल 370, और एक्सटर्नल की जड़ क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से क्लेम करता रहा कि कश्मीर उसका है और बाकी कश्मीर जो इतना हिस्सा उसके पास है उसके अलावा भी बाकी कश्मीर भी उसका है। ठीक है। और अभी काफी एरिया उनके पास है, जैसे मैंने आपको मैप पे बताया था ये बना के, ये वाला पूरा एरिया जो है ये अभी किसके पास है? ये पाकिस्तान के पास है, जिसे हम लोग पीओके कहते हैं। ठीक है। इसमें भी दो एरिया हैं। जो नीचे वाला एरिया है इसे पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, इसे कहता है वो आजाद कश्मीर। ठीक है। और इसके अलावा यहां पर एक छोटा सा एरिया है, यहां पर इतना सा एरिया ही है, ये एरिया पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखा है। ठीक है। और इसके अलावा यहीं पर है एक पहाड़ जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मी खड़ी है। -40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है यहां पर, और सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोई भी उतरा तो दूसरा पर्सन उसे ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो आज भी चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी आर्टिकल 370 की और बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि आर्टिकल 370 के बावजूद क्या मामला है। अब वहां के जो लोग हैं, आर्टिकल 370 के बावजूद उनकी 3 मेजर ग्रीवांसेस हैं, यानी परेशानियां हैं। किसकी? कश्मीर के लोगों की। क्या परेशानी है? उनका कहना है कि हमें वादा किया गया था कि सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद यहां पर वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन वोटिंग आज तक नहीं हुई। यह उनकी पहली परेशानी है। दूसरा उनका कहना है कि आर्टिकल 370 तो आपने हमें दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये इन प्रैक्टिस इसकी पावर खत्म हो चुकी है। लिखा तो बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन इन प्रैक्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करती है और हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं है। हमें अपनी ऑटोनॉमी वापस चाहिए। 2 बातें। तीसरी बात, हमेशा उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा डेमोक्रेसी नहीं है। इंडिया के बाकी स्टेट जो डेमोक्रेसी इंजॉय कर रहे हैं, हमें वो डेमोक्रेसी नहीं मिलती, क्योंकि आधे टाइम तो हमारे यहां आर्मी रूल लगा रहता है,
किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई खतरा होता रहता है जिसकी वजह से हम लोग वो डेमोक्रेसी इंजॉय नहीं कर पाते जो इंडिया के बाकी जो स्टेट हैं वो करते हैं। तो ये उनकी 3 क्या है, मेजर ग्रीवांसेस। अब आगे पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लास्ट हमने बात की शेख अब्दुल्ला पीएम बने थे, ठीक है। अब शेख अब्दुल्ला वहां पीएम बनने के बाद कई तरह के लैंड रिफॉर्म करते हैं, कई तरह की ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जो वहां के आम लोगों के लिए बेनिफिशियरी थी। लेकिन धीरे धीरे उनके और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कई तरह के डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं, मतभेद पैदा होने लगते हैं कश्मीर के स्टेटस को लेके, और शेख अब्दुल्ला की सरकार को हटा दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है 1953 के अंदर बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। और शेख अब्दुल्ला को डिटेंशन में कई सालों तक रखा जाता है। डिटेंशन का मतलब होता है एक तरह की जेल, लेकिन इस जेल में आपको रखा इसलिए गया है क्योंकि हमें शक है कि आप कुछ ऐसा कर दोगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में आ जाएगा, इसलिए आपको जेल में रखा गया है, ठीक है। तो डिटेंशन में उन्हें कई सालों तक रखा गया। इस मैक्सिमम टाइम पीरियड में, देखिए टाइम पीरियड भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 1953 से 1974 तक मोटा मोटा अगर आप बात करें तो 21 साल 21 ईयर जो हैं शेख अब्दुल्ला को पॉलिटिक्स से बाहर रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे स्टेट पे अपना इन्फ्लुएंस रखा और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी उसे तोड़ लिया शेख अब्दुल्ला की। उसके कुछ नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस ने अपनी सरकारें चलाई, कहां पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक प्रोविजन चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर को लेके 1965 में, और कहा गया कि अब से स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। तो पीएम की पोस्ट को खत्म कर दिया और सीएम की पोस्ट लिया। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक। क्या बने ये, पहले सीएम। और उस टाइम किसकी पावर थी, कांग्रेस की। क्यों, क्योंकि शेख अब्दुल्ला को कहां डाल दिया इन्होंने, जेल में, उनकी पार्टी को तोड़ दिया, ठीक है जी। 1974 इंदिरा गांधी आ जाती है, 21 साल बीत गए। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला एक एग्रीमेंट पर पहुंचते हैं और शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाला जाता है और जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है जी। चलो 21 साल बाद बाहर आ गए भाई साहब, ठीक है। आगे बात करते हैं। उन्होंने दोबारा से अपनी पार्टी को खड़ा किया, रिवाइव किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन में उन्हें मेजॉरिटी हासिल हुई, ठीक है जी। कब इलेक्शन हुए थे, 1977 में, और उसमें इन्हें क्या मिली, मेजॉरिटी मिली। लेकिन 5 साल बाद ही शेख अब्दुल्ला 1982 में उनकी डेथ हो गई। तो अब जो पार्टी थी उसकी लीडरशिप किसके हाथ में आ गई, उनके बेटे के हाथ में आ गई। और बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम था जी फारूक अब्दुल्ला। बेटे का नाम क्या था, शेख अब्दुल्ला का बेटा जो है फारूक अब्दुल्ला, इनके हाथ में पावर आ गई, ठीक है। 77 में इलेक्शन हुए, 82 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो गई। तो पार्टी की पावर किसके हाथ में आ गई, फारूक अब्दुल्ला की, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। अब ये इसके बाद जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने, कुछ ही टाइम में वहां के गवर्नर ने वहां की सरकार को फिर से डिसमिस कर दिया। पहले पिताजी की थी, अब बेटे की सरकार को डिसमिस कर दिया, ठीक है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी टूट गई। उसमें से एक हिस्सा जो था वो कुछ टाइम के लिए पावर में आ गया, ठीक है। फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो है उसे डिसमिस किया गया ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द सेंटर। सेंटर की वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। कभी भी गवर्नमेंट अगर डिसमिस होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें बड़ा रोल रहेगा, जिससे कश्मीर के लोगों को लगने लगा यार ये क्या चल रहा है, हमारे नेता को पहले 21 साल तक बंद कर दिया, ठीक है, ऑन एंड ऑफ। उसके बाद अब उनके बेटे की सरकार बनी है, उसे भी आपने हटा दिया, ये चल क्या रहा है। तो उनके मन में एक रिजेंटमेंट की फीलिंग आने लगी। अब क्या था, कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए था उसको लेके एक सेटबैक वहां के लोगों को लगा कि जो वादे इंदिरा गांधी ने किए, शेख अब्दुल्ला को बाहर निकाला, उससे एक उम्मीद दिखी थी उन्हें, वो उम्मीद अब धाराशाही हो गई। तो सेंटर बार बार स्टेट की पॉलिटिक्स में इंटरवीन करता रहा, जिससे वहां के लोग परेशान होने लगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1986 में दोबारा से कांग्रेस के साथ मिलके इलेक्शन लड़ने को तैयार हो गया।
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और 1986 में इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो अब सरकार किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की। यह सब देखने से ऐसा ही लग रहा है कि बार बार कांग्रेस अपनी पावर जमाने के लिए स्टेट में गवर्नर रूल लगा रही है, कभी कॉन्फ्रेंस को तोड़ रही है, कभी कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बना रही है, कभी अकेले सरकार बना रही है। इन सब बातों को देख के यही बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, 1987 में इलेक्शन होते हैं और इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीत जाती है। इनका अलायंस जो है वो जीत जाता है और फारूक अब्दुल्ला दोबारा से सीएम बनते हैं। ठीक है, तो लगता है चलो चीजें फिर से ठीक होंगी, लेकिन फिर वही दिक्कत आने लग जाती है। 1989 आते आते कश्मीर में मिलिटेंसी की प्रॉब्लम आने लग जाती है, वही पाकिस्तान की तरफ से, वहां के लोगों की तरफ से कि भाई नहीं, हमें सेपरेट कश्मीर नेशन चाहिए। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। ठीक है, इन इंसर्जेंट्स को, ये जो एक तरह के टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं, इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है? इन्हें मोरल, मटेरियल और मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान दे रहा है। और कई सालों तक दोबारा से गवर्नमेंट को हटा दिया गया और कई सालों तक प्रेसिडेंट रूल लगा रहा। यह वही टाइम पीरियड है जब कश्मीरी पंडित्स को भी जम्मू कश्मीर से भगाया गया कि आप लोग हिंदू हो, आपका कश्मीर में क्या लेना देना, और बहुत कत्लेआम वहां पर हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वायलेंस देखने को वहां पर मिली। ठीक है, कई सालों तक ये चलता रहा। फिर 1986 में अगले इलेक्शन हुए। ठीक है जी, अब कांग्रेस साइड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ती है, फारूक अब्दुल्ला पावर में आते हैं फुल फ्लेज अपनी दम पर। ठीक है, 5 साल पूरे बीतते हैं। अब अगले इलेक्शन होते हैं 2002 में। ठीक है जी, 2002 में इलेक्शन हो रहे हैं अगले। अब 2002 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई और वहां पर एक नई पार्टी सामने आई जिसका नाम था पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और इनका सपोर्ट कौन कर रहा है? कांग्रेस। यानी कांग्रेस कहीं भी पावर में आने का मौका नहीं छोड़ रही। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले लड़ रही है तो अब उसके खिलाफ खड़े हो गए किसी और को लेके। तो पीडीपी और कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़े थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेला लड़ रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गया, पीडीपी और कांग्रेस जीत गई। ठीक है, और पीडीपी से और इनमें डिसाइड ये हुआ कि भाई पहले 3 साल तुम्हारा सीएम होगा, अगले 2 साल हमारा सीएम होगा। तो पीडीपी से सीएम बनते हैं उनके नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो क्या बनते हैं पीडीपी के? वो पीडीपी से सीएम बनते हैं। ठीक है जी, और पहले 3 साल सरकार चलाते हैं। उसके बाद कांग्रेस के आते हैं गुलाम नबी आजाद और ये सीएम बनते हैं, लेकिन ये अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाते। अगेन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और सरकार को गिरा दिया जाता है। अब 2008 में तो भाई कांग्रेस ही सेंटर में थी और स्टेट में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रही हैं। ठीक है, लेकिन शायद सरकार चलाना गवारा नहीं हुआ, सरकार को गिरा दिया गया जुलाई 2008 में। अब अगला इलेक्शन कब है? 2008 में ही नवंबर दिसंबर में। अब कांग्रेस ने, क्योंकि पीडीपी से खुश नहीं होगी वो ऑफ कोर्स, तभी सरकार गिराई है, कांग्रेस ने बातचीत करनी शुरू की दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान फारूक अब्दुल्ला के हाथ से चली गई है और उनके बेटे सामने आए हैं जिनका नाम है ओमार अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला डायनेस्टी चल रही है एक तरह से जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले आपका शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर ओमार अब्दुल्ला आ गए। तो 2008 में नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस ने अब अपना किसके साथ टाई अप कर लिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ टाई अप कर लिया और कहा भाई सीएम आप बनना, लेकिन हम भी पावर में रहेंगे। ठीक है, हमारी पीडीपी से बन नहीं रही। तो ओमार अब्दुल्ला सीएम बनते हैं 2009 में। ठीक,
अब फिर से वही डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाती हैं। उस टाइम एक नया और एक ग्रुप आ गया जिसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो वहां पर पंगेबाजी करने लग जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अब लेकिन सरकार पूरी 5 साल चलती है। 2014 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और ये वो टाइम है जब बीजेपी पावर में आई थी देश में। अगर आपको याद हो तो कांग्रेस राज से देश बीजेपी की तरफ मुड़ गया था। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने तो बीजेपी का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखने लगा। जम्मू कश्मीर में तो दिखेगा नहीं, जम्मू में दिखने लगा। ठीक है, जो एक हिंदूवादी एरिया है, जम्मू में हिंदू ज्यादा है ना, तो वहां दिखने लगा। अब क्या हुआ, इलेक्शन बड़ा अजीबोगरीब हुआ। ये सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया, 25 सालों में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट निकला, यानी लोगों को उम्मीद थी कुछ। ठीक, जम्मू एरिया में बीजेपी को सीटें मिली, कश्मीर में पीडीपी को सीटें मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पीछे रह गए। अब बीजेपी और पीडीपी की मिलती नहीं आपस में। ठीक है, दोनों कट्टर विरोधी, लेकिन सरकार बनाने के लिए साथ आ गए। हमने पढ़ा था ना कि अब पॉलिटिक्स प्रैग्मेटिक होती जा रही है, प्रैक्टिकल होती जा रही है, आइडियोलॉजिकल से हट गई है। वही हुआ यहां पर। तो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना बिटवीन पीडीपी एंड बीजेपी और मुफ्ती मोहम्मद सईद सीएम बने दोबारा से। लेकिन मुफ्ती साहब कुछ ही टाइम में चल बसे, उनकी डेथ हो गई और उनकी बेटी सीएम बनी जिनका नाम था महबूबा मुफ्ती, स्टेट की पहली चीफ मिनिस्टर, विमेन चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी, अप्रैल 2016 में। अब वही प्रॉब्लम, फिर से टेररिज्म का मामला, फिर से टेंशन क्रिएट होना। और अब तक तो कांग्रेस करती आई थी, अब बीजेपी भी वही करती है, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। 2018 में सरकार का टाइम पीरियड भी पूरा नहीं हुआ और स्टेट में लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है जी, यहां पर देखिए ये जो भाई साहब हैं सबसे पहले वाले, ये हैं शेख अब्दुल्ला, ये हैं शेख अब्दुल्ला, ये हैं फारूक अब्दुल्ला, ये हैं ओमार अब्दुल्ला, ये हैं मुफ्ती मोहम्मद और ये इनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। यही हैं स्टेट की पॉलिटिक्स को चलाने वाले। ठीक है जी, पेपर में नहीं आएगा, डोंट वरी, फोटोज नहीं है पेपर में, मैंने अपनी बुक में डाली हुई है स्पेशली, ताकि आप लोग एटलीस्ट उन्हें पहचान तो सको कि कौन लोग हैं ये। ठीक है, ओमार तो भी जिंदा हैं, ये भाई साहब भी जिंदा हैं, ये मोहतरमा भी जिंदा हैं, तो कभी टीवी में देखो तो आप पहचान पाओ कि अच्छा इनकी बात हो रही थी, ये हैं वो। ठीक है, अब क्या है, बीजेपी का एक बहुत पुराना वादा था स्टार्टिंग से कि भाई अगर हम पावर में आए तो हम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देंगे। आज तक और पॉलिटिकल पार्टीज की कभी सपोर्ट में नहीं रही, कोई इक्की दुक्की रही होगी, मेजॉरिटी में नहीं रहे। लेकिन अब बीजेपी पावर में है। 2014 में वो जीते थे, 5 साल पावर में रहे, 2019 में वो फिर जीते और फिर जीतने के बाद उनके मन में कॉन्फिडेंस आया कि यस, अब हम जम्मू कश्मीर का वादा पूरा करेंगे। और 9 अगस्त 2019 में उन्होंने पार्लियामेंट में बिल लेके आए और आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा काम किया, वो लेके आए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके थ्रू उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, और दोनों क्या बनेंगी, यूनियन टेरिटरी। लेकिन उन्होंने वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाएंगे बाद में। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर हाफ स्टेट है, दिल्ली की तरह। पूरा स्टेट भी बनेगा, यह वादा किया हुआ है, कब बनेगा पता नहीं, बट वादा है। ठीक है जी, अभी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, ये यूटी बनने के बाद कई सालों तक वहां इलेक्शन नहीं हुए, फिर फाइनली वहां इलेक्शन हुए और अभी वहां पर दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। हालांकि बहुत ज्यादा पावर नहीं है उनके पास क्योंकि हाफ स्टेट है। ठीक है, और ओमार अब्दुल्ला फिलहाल वहां के सीएम है। गॉट इट, क्लियर है जी सारा मामला। ये है पूरी कहानी जम्मू कश्मीर की। आई होप आप लोगों को पूरी कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली कहानी पर लौटे। चलिए एक कहानी और पढ़ते हैं, द्रविडियन मूवमेंट। अब ये द्रविडियन क्या है, ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद।
द्रविडियन यानी साउथ के लोग, द्रविड़ लोग, ठीक है, और उन्हीं की ये मूवमेंट है। साउथ इंडिया में ये मूवमेंट इमर्ज हुई जिसका नाम था द्रविड़ मूवमेंट, द्रविडियन मूवमेंट। ये जो द्रविड़ मूवमेंट है ये पहली रीजनल मूवमेंट है इंडिया में, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट है ये, ठीक है। इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो एक द्रविड़ नेशन बनाना चाहते थे, यानी साउथ इंडिया को इंडिया से अलग करना चाहते थे, लेकिन इस मूवमेंट में कभी भी किसी ने भी हथियार नहीं उठाए, ठीक है, शांति प्रिय रही। इन्होंने डेमोक्रेटिक मींस का इस्तेमाल किया, डिबेट्स किया अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इलेक्शन में लड़े, अपनी बात कही और अपने स्टेट में अपनी बात को रख के नेशनल लेवल तक गए। ये जो द्रविडियन मूवमेंट थी इसको शुरू करने वाली जो एक ग्रुप था जिसका नाम था द्रविडर कज़गम, और इसके नेता थे तमिल के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर ईवी रामासामी नायक्कर, जिनको प्यार से पेरियार भी कहा जाता है। पेरियार का मतलब है द ग्रेट मैन, ठीक है। ये पूरी जिंदगी लड़े ब्राह्मण डोमिनेंस के खिलाफ। इनका मानना था कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली और साउथ में भी खैर ब्राह्मण्स का एक बहुत बड़ा रोल है कास्ट सिस्टम के अंदर, और वो पूरे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली डोमिनेट करते हैं, और मैं इसके खिलाफ हूं। एक तरह के अंबेडकर थे वो साउथ के। द्रविडियन मूवमेंट शुरुआत में पूरे साउथ इंडिया की बात रखता था, लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रह गया, बाकी साउथ में नहीं फैला, ठीक है। एक वक्त आया जब पेरियार भी चले गए तो ये द्रविड़ कज़गम है ये टूट गया, और इसमें से एक पार्टी निकली, इसकी पॉलिटिकल लेगेसी निकली जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम, डीएमके, जो आज भी स्टेट की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती है। और अभी भी, मैं अभी बात कर रहा हूं 2026 की, अभी भी ये पार्टी तमिलनाडु में पावर में है। तब से पावर में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि तब से चल रही है पावर में, अभी फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा हूं मैं, 2026 में ये पावर में है। और डीएमके से अभी जो सीएम है उनका नाम है एमके स्टालिन, एमके स्टालिन, ठीक है जी। आगे बढ़े। डीएमके ने पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री कब की? 1953 से 54 में लगातार इन्होंने कई 3 प्रोलॉन्ग्ड एगिटेशंस की, विरोध में रही है। इनकी पहली जो डिमांड थी वो ये थी कि एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम पहले था कल्लाकुड्डी रेलवे स्टेशन, उसका नाम चेंज करके कर दिया था डालमियापुरम। अब इन्हें इशू ये था कि भाई डालमिया जो है वो नॉर्थ के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उनके नाम पे नाम यहाँ रखा जा रहा है, हम उनके नाम को क्यों एक्सेप्ट करें, हमारे यहाँ साउथ का नाम होना चाहिए। तो इनका कहना था भाई हमारे यहाँ इस रेलवे स्टेशन का नाम दोबारा से कल्लाकुड्डी रेलवे स्टेशन कर दिया जाए। दूसरा इनका जो एगिटेशन था वो ये था कि स्कूल करिकुलम के अंदर तमिल कल्चर और हिस्ट्री को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, ज्यादा पढ़ाया जाए। तीसरा इनका जो एगिटेशन था वो क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम को लेके था, जो उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट लेके आई थी और कांग्रेस ही थी उस टाइम पावर में, जो स्कीम कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल सोशल आउटलुक को रिप्रेजेंट करती थी और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के तो ये लोग खिलाफ ही थे। तो इसलिए इन तीनों को लेके इन्होंने भारी डिमांड की, प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा हिंदी को एज अ कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज के भी ये लोग खिलाफ थे। एक एंटी हिंदी मूवमेंट इन्होंने चलाया था जो बहुत फेमस रहा और इसने डीएमके की पॉपुलैरिटी को 4 चांद लगा दिए। ये लोग करते रहे और फाइनली ये देश की पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी 1967 में, जिन्होंने अपने दम पे कांग्रेस को हरा दिया स्टेट में, ठीक है जी। और डीएमके तब से लेके आज तक तमिलनाडु को डोमिनेट कर रही है। डीएमके के भी लेकिन टुकड़े हो गए। कब? जब डीएमके के नेता सी अन्नादुराई की डेथ हो गई, उसके बाद डीएमके टूट गई और डीएमके में से एक नई पार्टी निकली, एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ठीक है जी। तो आज तमिलनाडु में मेजॉरिटी में 2 ही पार्टी हैं, डीएमके और एक दूसरी एआईएडीएमके। जो आज के टाइम में क्या है कि डीएमके को कांग्रेस सपोर्ट करती है बहुत छोटे नंबर पे, और एआईडीएमके को बीजेपी सपोर्ट करती है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है अब 2 साल बाद पढ़ो तो ये चेंज मिले, ठीक है। लेकिन मुद्दा यही है कि ये 2 पार्टियां
तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को पिछले 40 सालों से क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। ठीक है, पिछले 4 डिकेड से। 1996 में से ये कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी होती है उनके साथ कहीं ना कहीं कोएलिशन में रहे हैं ये लोग। 1990 से बहुत सारी पार्टियां और निकली हैं जो इन्हीं से जुड़ी हुई हैं, जैसे मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कजगम यानी एमडीएमके, पट्टाली मक्कल कट्सी पीएमके, देसिया मोरुपक्कू द्रविड़ कजगम। माफ कीजिए अगर मैंने किसी का नाम थोड़ा गलत तरीके से लिया हो, ठीक है, बट ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डीएमके से वक्त के साथ साथ निकलती रही और अपने हिसाब से भी इमर्ज होती चली गई। ये है पेरियार साहब, साउथ में इनका बड़ा नाम है और बहुत फेमसली ये लोग ये जाने जाते हैं। खासकर ये एक टाइम में कांग्रेस में भी रहे थे, लेकिन कांग्रेस से भी इसलिए निकल गए थे क्योंकि इन्हें लगता था कि कांग्रेस को ब्राह्मण डोमिनेट कर रहे हैं। क्लियर है जी? ये है पूरी द्रविड़ मूवमेंट, बस इतनी है, एक पेज की है। ठीक है, आगे बढ़ रही है, एक मूवमेंट और करते हैं। पंजाब, ये 3 मूवमेंट होने के बाद जम्मू कश्मीर पंजाब, इससे काफी चैप्टर 50% चैप्टर आपका निपट जाएगा। ठीक है, चैप्टर लंबा है जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं इसे 2 वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करूंगा। पंजाब के बाद मैं रोक दूंगा, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर की 2 वीडियो होंगी, 1 शॉट बट 2 हिस्सों में। ठीक है, तो हाफ शॉट मान लो। ठीक है, चलिए पंजाब की कहानी शुरू करते हैं। पंजाब में 1980s में कई तरह की डेवलपमेंट्स देखने को मिली। डेवलपमेंट का मतलब बेटा ये नहीं होता कि फ्लाईओवर बना दिया, ब्रिज बना दिया। डेवलपमेंट का मतलब है कई तरह के चेंजेस देखने को हमें मिले। सबसे पहले तो आपको याद होगा कि पंजाब में से हिमाचल प्रदेश को निकाला गया था एक टाइम में, और हरियाणा को निकाला गया था। ठीक है, हरियाणा लैंग्वेज की बेस पे अलग हुआ था और हिमाचल इसलिए अलग हुआ था क्योंकि ये पहाड़ी रीजन है, पंजाब से मेल नहीं खाता। ठीक है, तो इन्हें अलग होने में ही टाइम लग गया। 1966 में जाके ऐसा हुआ। अब पंजाब में जो डोमिनेटेड ग्रुप था सिखों का, वो था अकाली दल, जो अंग्रेजों के टाइम में बन गया था 1920 में। ठीक है, एक पॉलिटिकल विंग थी सिखों की। इसने वहां पर एक मूवमेंट चलाया पंजाबी सूबा का, कि भाई हमें अलग पंजाब चाहिए, सिखों का पंजाब चाहिए। ठीक है, और एट द एंड रिजल्ट भी यही निकल के आया कि पंजाब जो आज के टाइम में बचा हुआ है उसमें मेजॉरिटी किसकी है, सिखों की ही है। अब जो ये नया सेपरेट पंजाब बना, इसके बनने के बाद 1967 में अकाली दल पावर में आई, 1977 में पावर में आई, बट दोनों बारी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, कभी अपने दम पे नहीं आई उस टाइम पे। अकालीज ये बात समझ गए थे कि हमारी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो कमजोर है। क्यों कमजोर है समझिए। एक तो इनकी गवर्नमेंट को बीच में डिसमिस कर दिया गया सेंटर के जरिए। ठीक है, दूसरा हिंदू इन्हें वोट नहीं करते थे, इन्हें सिखों की पार्टी समझा जाने लगा। तो जो पंजाबी हिंदू हैं, जो एक अच्छे खासे नंबर में है पंजाब में, वो इन्हें वोट नहीं करते थे। तीसरा, सिखों में भी सारे सिख इन्हें वोट नहीं करते थे, जो अपर कास्ट सिख थे वही इन्हें वोट करते थे। वैसे तो सिखिज्म में कास्ट होती नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस हम देखते हैं कि सिखिज्म भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम में बटा ही हुआ है। तो कास्ट के लाइंस पे, क्लास के लाइंस पे एक मेजर कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी, और वो किसको सपोर्ट करते थे, कांग्रेस को। कांग्रेस को दलितों का सपोर्ट था, कांग्रेस को हिंदुओं का सपोर्ट था, अकालियों को नहीं था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इस वजह से अकाली जो हैं उन्होंने 1970s में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की डिमांड करना शुरू किया कि पंजाब को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। और उन्होंने, अब ये ध्यान रखना, नोट कर लो, 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लिया, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी पंजाब को ज्यादा ऑटोनॉमी देने की और सेंटर स्टेट के रिलेशन को और बेटर करने की। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। ठीक है, यहां पर बात हुई एस्पिरेशंस की, सिखों के एस्पिरेशंस की, बात हुई सिख कौम की यानी सिख कम्युनिटी की, यहां बात हुई सिखों के डोमिनेंस की, बोलबाला की। तो 2 वर्ड, सिख कौम और बोलबाला, किससे जुड़े हुए हैं, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन से। कब हुआ था वो, 1973। ये जो प्ली हुई कि भाई फेडरलिज्म को और स्ट्रेंथन किया जाए, सेंटर स्टेट रिलेशन को बेटर किया जाए,
इस प्ली को कई सारे लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया और उन्होंने सोचा कि एक सेपरेट सिख नेशन की मांग हो रही है, दैट इज कॉल्ड खालिस्तान। हालांकि बुक में ये वर्ड मेंशन नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस रेजोल्यूशन की लिमिटेड अपील रही सिखों में, ठीक है। कई सालों बाद आफ्टर द अकाली गवर्नमेंट को 1980 में डिसमिस कर दिया गया, अकाली दल ने एक मूवमेंट लॉन्च की। किस चीज को? पंजाब के पानी के इशू पर। पंजाब में एक नदी है रावी ब्यास नदी, उसके पानी को लेके बड़ा पंगा है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, हरियाणा के साथ, कि भाई कैसे पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो कई सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि सिखों की ऑटोनोमस आइडेंटिटी को क्वेश्चन करने लगे ये। इनमें वहां के बड़े नेता थे मास्टर तारा सिंह, ठीक है जी। ये सिखों के ही एक बड़े नेता रहे हैं पंजाब के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सून द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, अब ये धीरे धीरे जो मूवमेंट है ये मॉडरेट अकालियों की तरफ जाने लगी। यानी जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों ने समझ लिया कि भाई सेपरेट सिख नेशन की डिमांड है, ठीक है। तो मॉडरेट जो अकाली थे, यानी जो अकाली दल थोड़े सेंटर में रहते थे, गर्म नहीं थे, धीरे धीरे अब ये मूवमेंट उनके हाथों से निकल के एक्सट्रीम एलिमेंट्स के हाथों में जाने लगी, जो लोग प्यार से बात करना नहीं जानते थे। और धीरे धीरे कुछ सिखों ने क्या कर लिया, हाथों में हथियार उठा लिए, आर्म्ड इंसर्जेंसी की तरफ चले गए। इन मिलिटेंट्स ने, देखिए कुछ वर्ड है जो आप समझिए कि सेम से हैं, जैसे इंसर्जेंट, मिलिटेंट, गुरिल्ला। गुरिल्ला हालांकि एक टैक्टिक्स होती है, ठीक है, छुप के हमला करने की, ठीक है। ये वर्ड आपको कहीं भी मिले तो आप समझ जाना ये वो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। माओइस्ट, नेक्सलाइट, सेपरेटिस्ट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फर्क है इनके अंदर, बट सबका मेन मुद्दा वही है कि इन्होंने हथियार उठाए हुए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। इन मिलिटेंट्स ने अपना हेडक्वार्टर बनाया कहां पे? सिखों की सबसे पवित्र जगह गोल्डन टेम्पल को, अमृतसर में, ठीक है जी। और उसे किले के तौर पर इन्होंने बना दिया, वहां पे हथियार रखा, गोला बारूद रखा इन्होंने। अब ये मामला हाथों से निकलने लगा। पंजाब बिल्कुल एक खतरे वाली जगह पर पहुंच गया, जहां पर सिखों के अलावा बाकी धर्म के लोगों का रहना मुश्किल होता गया। और ऐसे ही गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं करेगी ना भी कि कोई भी हथियार इकट्ठा करने लग जाए और सिखों के मेन टेम्पल को अपना आर्म्ड फोर्ट्रेस बना दे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, पाकिस्तान ने हथियार और पैसा भी प्रोवाइड किया इस वॉर के अंदर। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड स्टेप लिया और उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में एक मिलिट्री एक्शन होना था गोल्डन टेम्पल पर, ठीक है। इस ऑपरेशन में गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली सारे मिलिटेंट्स को फ्लश आउट कर दिया, यानी मार दिया गया या पकड़ लिया गया। लेकिन इससे उस टेम्पल, जो मंदिर था, जो सिख गुरुद्वारा था, उसको डैमेज पहुंचा और उससे सिखों के जो सेंटीमेंट हैं वो काफी हर्ट हो गए, तकलीफ में आ गए। एक बड़ा पोर्शन सिखों का ऐसा है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, जो इस मिलिट्री ऑपरेशन को एक अटैक के तौर पे देखता है उनके धर्म पर, जिससे उन लोगों के मन में आज भी ये फीलिंग है कि हमारे साथ गलत हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया, ठीक है। ये और उन्हें मौका देता है इस फीलिंग को उनके अंदर डालने में कि हम सिखों के साथ गलत हुआ है, और आज भी कई लोग इसका बदला लेने पे तुले हुए हैं, ठीक है। इसीलिए कभी कभी बीच बीच में इस मूवमेंट में थोड़ा सा हम देखने को मिलता है कि ये मूवमेंट दोबारा हो रही है, कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने वैसा किया, ये देखने को मिलता है। जैसे अभी बीच में भी हुआ था कि जो ब्रिटेन में इंडियन एम्बेसी थी उस पे इंडिया का झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा लगाने लगे, ये इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती। लेकिन ऐसे लोग कम हैं बहुत, ये बात ध्यान रखना, ये लोग बहुत कम हैं और लगातार गवर्नमेंट ट्राई करती रहती है इस तरह के लोगों को कंट्रोल करने की। इसके बाद सिखों में ये जो फीलिंग आई, इससे दो सिख ज्यादा ही ग्रसित हो गए और उन्होंने प्लान बनाया इंदिरा गांधी की हत्या का, देश की प्राइम मिनिस्टर की हत्या। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई 31 अक्टूबर 1984 में, उनके ठीक घर के बाहर, उन्हीं के दो सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा, जो रिवेंज लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार का,
पूरी कंट्री शॉक में थी और दंगे शुरू हुए। जिस तरह यह देखा गया कि एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर ने सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया, अब ये उल्टी तरीके से देखा जाने लगा कि सिखों ने एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर को मार दिया और दंगे शुरू हो गए हिंदू और सिखों में, जिसे एंटी सिख रायट्स कहा जाता है, सिख दंगे। दिल्ली के अंदर और भी देश के कई सारे पार्ट्स में सिख कम्युनिटी के खिलाफ दंगे शुरू हो गए। यह वायलेंस लगभग एक हफ्ते तक चलता रहा। कई सौ सिख मारे गए देश के अलग अलग हिस्सों में, कानपुर में, बोकारो में, छास में कई सारी सिख फैमिलीज के मेल मेंबर मारे गए और उन्हें इमोशनल झटका तो लगा ही, साथ ही साथ फाइनेंशियल झटके भी लगे। क्यों? क्योंकि मेल मेंबर ही कमाने जाता था और उसके ना रहने से पूरा परिवार जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रगल करने लगा। तो आप समझ सकते हैं पंजाब में क्या हालत हुई होगी उस समय में। सिखों को ज्यादा हर्ट क्या किया? यह किया कि नॉर्मल होने में चीजों को बहुत ज्यादा समय लगाया गवर्नमेंट ने, और जिन लोगों ने इन दंगों को करवाया उनके खिलाफ कुछ ज्यादा नहीं हुआ, उन्हें पनिशमेंट नहीं मिली उस हिसाब से जो मिलनी चाहिए थी। 20 साल बाद पार्लियामेंट में 2005 में कांग्रेस से ही बने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो खुद एक सिख थे, उन्होंने पहली बार किलिंग्स को लेकर रिग्रेट जताया देश की पार्लियामेंट में और माफी मांगी देश से एंटी सिख वायलेंस को लेकर। ठीक है साहब। 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद राजीव गांधी उनके बेटे प्राइम मिनिस्टर बने और राजीव गांधी ने बातचीत शुरू की अकाली दल के मॉडरेट नेताओं के साथ, जो उतने गर्म नहीं थे, नरम स्वभाव के नेता थे। मॉडरेट अकाली से बातचीत करनी शुरू की और इनमें सबसे बड़े नेता थे उस टाइम अकाली दल के हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, जो उस टाइम अकाली दल के प्रेसिडेंट थे। इनसे जुलाई 1985 में एक एग्रीमेंट पर पहुंचे जिसे राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड या पंजाब अकॉर्ड भी कहा जाता है, जिससे पंजाब में नॉर्मलिसी लाने की कोशिश की गई। क्या क्या हुआ इसके अंदर, और ये पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखना। देखिए जी क्या क्या हुआ इस अकॉर्ड के अंदर। पहला, चंडीगढ़, आपको पता होगा चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है, चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। तो डिसाइड यह हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, बट आज तक हुआ नहीं है ये, ठीक है, पहला। दूसरा, एक कमीशन बनाई जाएगी जिसका काम होगा पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करे। एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसका काम होगा कि जो नदी है रावी ब्यास नदी, उसका पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कैसे बांटा जाए वो डिसाइड करे। और चौथा, एक एग्रीमेंट किया गया कि जो भी लोग सिख दंगों में मारे गए, घायल हुए या सिख मिलिटेंसी के द्वारा परेशान हुए, उन सबको कंपनसेशन दिया जाएगा और बेटर ट्रीटमेंट दी जाएगी। पंजाब में बढ़ते खराब हालात की वजह से कुछ इलाके में आर्मी को डायरेक्ट भेज दिया गया था, वहां पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया था, उसे भी खत्म किया जाएगा और आर्मी को वापस बुलाया जाएगा। ठीक है जी। मिलिटेंसी के द्वारा या उसके जो पलटवार हुआ आर्मी के द्वारा, उससे पुलिस के एक्सेसेस, उन जातियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इस सब से अकाली दल भी टूटने लगा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया स्टेट के अंदर काफी लंबे टाइम तक, और नॉर्मल पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है उसे दोबारा से रिबिल्ड होने में टाइम लगा, दोबारा से एक ढंग का एटमॉस्फेयर बनने में टाइम लगा, दोबारा से लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने में टाइम लगा। इलेक्शन हुए 1992 में, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं आया, सिर्फ 24% लोगों ने वोट किया। ठीक है। धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए सारे मिलिटेंट्स को खत्म किया गया। बहुत लोगों का नुकसान हुआ पंजाब में, सिखों का भी, हिंदुओं का भी। शांति आई धीरे धीरे करके 1997 में, जब अकाली दल का एक ग्रुप, जो बादल ग्रुप है, जो आज भी
अकाली दल को में पावर होल्ड करता है बादल ग्रुप, और बीजेपी ने मिलके सरकार बनाई और वहां एक मेजर विक्ट्री लेके आए। ये हैं राजीव गांधी साहब, इंदिरा गांधी के बेटे। इन्होंने ही पंजाब रेजोल्यूशन कराया, ठीक है, और आप आगे देखेंगे कि ये कई रेजोल्यूशन कराएंगे ये, ठीक है। और ये थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, जो अकाली दल के प्रेसिडेंट रहे थे, और इन्हीं के साथ मिलके राजीव गांधी ने एग्रीमेंट किया था जिसे राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड कहा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पंजाब। तो आज की इस वन शॉट के अंदर, हाफ शॉट के अंदर, हमने पंजाब किया, द्रविडियन मूवमेंट तमिलनाडु की, और हमने किया जम्मू कश्मीर, जो तीनों बड़े पार्ट थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नॉर्थ ईस्ट को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, और हम लोग साथ में करेंगे कुछ छोटे राज्य जैसे गोवा, जैसे सिक्किम, ठीक है, और इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जल्दबाजी में सारे पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, वैसे वन शॉट होता है ऊपर ऊपर से समझाने के लिए, लेकिन मेरे से ऐसा होता नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको लाइन बाय लाइन चीजें समझा सकूं। आप लोग अपने हिसाब से कहीं नोट बनाएं, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको याद रहेगा कि किस ईयर में क्या हुआ, किस ईयर में क्या हुआ, किस ईयर में क्या हुआ। बट अगेन मैं आपसे कहूंगा, एक राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड याद कर लो अच्छे से, और स्टार्टिंग में जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए उन्हें याद कर लो अच्छे से। बाकी सब आप पढ़ के भी जाओगे तो काम चल सकता है, क्योंकि पिछले सालों के आप सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के अंदर, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।